Good morning to all of you once again for accountancy class. And today we will start the new one chapter, and that is the first one chapter of this book, that is meaning and objective of accounting. तो आपका चैप्टर 1 है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. ये हमारा फर्स्ट चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं. तो इसके बाद में जैसे फर्स्ट चैप्टर पूरा हो जाएगा तो आपका थर्ड चैप्टर रहता है, थर्ड और फिफ्थ. तो फिर उसके बाद में 8 चैप्टर तक सारे पूरे हो जाएंगे. ठीक है, तो मैं जो है ये जैसे फर्स्ट पूरा आता है तो उसके बाद में थर्ड और फिफ्थ और करवाऊँगा, और उसके बाद में 8 चैप्टर तक कंटिन्यू आपके हो जाएंगे. अब आप ये कहेंगे सर पहले आपने और चैप्टर को फिर पहला क्यों करवा रहे हो? तो क्योंकि अब तक हमें इस बात का मीनिंग नहीं पता था कि अकाउंटिंग है क्या. अब आपको काफ़ी कुछ चीज़ें पता चल गई होंगी अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं. तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अकाउंटिंग का मतलब क्या बनता है और अकाउंटिंग का पर्पज़ क्या, हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं. ठीक है, और अकाउंटिंग जो किस प्रकार से करते हैं वो भी आपको बताएंगे. और काफ़ी चीज़ें आप इसमें पता भी हो चुका आपको कि अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं. तो इसमें आप जो चैप्टर फर्स्ट निकाल लीजिए, हम वहीं से शुरू करते हैं. तो चैप्टर फर्स्ट है, इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन से होंगे? नीड फॉर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की जरूरत क्या है इसके बारे में बात करेंगे. मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है. ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की करेक्टरिस्टिक्स क्या है. तो आज शायद 3 पॉइंट पूरे हो पाएंगे. और ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी. और उसके बाद में टाइप और ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, और एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, और क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, और रोल ऑफ अकाउंटिंग हम ये करेंगे. तो पहला आपका है नीड ऑफ अकाउंटिंग, नीड फॉर अकाउंटिंग. अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है? अब अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है ये बात पूछें आपसे कि अकाउंटिंग की नीड क्या है. तो मैं एक आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लूँ कि अगर आप जो घर से कुछ पैसे लेके गए, सुबह निकले थे, शाम को लेट पहुँचे, और आप जो है 2,000 या 3,000 रुपये लेके गए थे, और उसके बाद आपने कुछ सामान खरीदा, कुछ आपने चाय पानी पी लिए, कुछ जो है आप सिनेमा चले गए, और शाम को जब घर आए तो आपके पापा ने कहा कि भैया ऐसा है कि आपको कितने पैसे दिए थे और उस पैसे का क्या कुछ किया और आप जो है कितने पैसे खर्च करके आए. तो आप क्या करोगे? अकाउंटिंग करोगे. यानी आप उनका जो है सारा पैसा कितना लेके गए, कहाँ कहाँ कितना खर्च हुआ, और खर्च होने के बाद आपके जेब में कितना पैसा बचा है. इसका मतलब क्या हुआ कि एक प्रकार से नीड है कि आपने अपने जेब का हिसाब भी रखा, तो उसके लिए भी अकाउंटिंग की जरूरत पड़ी. तो इसी प्रकार से आपके बिजनेस में भी होता है कि जब साल के अंत में कोई बिजनेसमैन ये चाहता है, देखना चाहता है कि पूरे साल उसने बिजनेस किया और उसने जो है क्या पूरे साल के दौरान कमाया या किसी ने कितना खो दिया है, यानी कितना लॉस हुआ, और उसने कितनी कैपिटल जो है बिजनेस के अंदर लगाई थी, और आज के दिन जो है कितनी उसकी कैपिटल है, कितने उसके क्रेडिटर्स हैं, यानी नेट कैपिटल उसके पास में कितनी उसके पास में पड़ी हुई है. तो वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन जो वो चाहता है, तो वो चाहता है कि भैया मैंने पूरे साल में कितना बिजनेस किया, कितना मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, मैंने कितने पैसे बिजनेस में लगाए थे, आज वो कितने हैं, कितनी मेरी लायबिलिटी हो गई है. ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन तो वो ये चाहता है. और दूसरा ये है कि आपका जो बिजनेसमैन है वो कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना चाहता है हर डीलिंग का. वो ये चाहता है कि मैंने कितना माल खरीदा, कितना माल मैंने बेचा, टोटल खर्चे मेरे कितने हुए, मैंने कितना प्रॉफिट या कितना लॉस पूरे साल में कमाया. यानी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होना चाहिए कि हर ट्रांजैक्शन का मैंने कहाँ से माल खरीदा, कितने रुपया खरीदा, कब खरीदा, सारी चीज़ होनी चाहिए. और कितना माल बेचा, किस रेट पे बेचा, कितना मेरा उस पर खर्चा हुआ, खर्चा होने के बाद मैंने उसमें से सारे खर्चे निकाल के मेरे पास कितना बचा, मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. और इसके अलावा वो ये भी देखना चाहता है
कि उसके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब उसकी एसेट और लायबिलिटी कितनी है। मैंने पहले बताया था ना कि फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि उसकी वित्तीय स्थिति। वित्तीय स्थिति का अंदाज़ा इस बात से होता है कि आपके पास एसेट कितनी, लायबिलिटी कितनी है। अगर आपके पास एसेट ज़्यादा हैं, लायबिलिटी कम है, यानी आपके पास 1 करोड़ रुपए के एसेट हैं और आपकी लायबिलिटी केवल 20 लाख की हैं, तो इसका 80 लाख रुपीज़ आपके प्रॉफिट है, यानी 80 लाख रुपीज़ आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बढ़िया है। अगर इसे उल्टा हो कि लायबिलिटी 1 करोड़ की हो और एसेट आपके 20 लाख की हों, तो यानी आपकी लायबिलिटी ज़्यादा है, इसके अंदर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कमज़ोर है। तो बिजनेसमैन ये देखना चाहता है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसने कैपिटल लगाई थी और कैपिटल लगाने के बाद में उसका लायबिलिटीज कितनी रही और उस कैपिटल से एसेट कितनी खरीदी। क्योंकि कैपिटल होता है मनी इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस। तो मनी जब बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया पैसा कमाने के लिए, तो पैसा तो वहाँ यूँ पैसा तो पड़ा ही नहीं रहेगा। उस कैपिटल से क्या होगा, उसने कोई एसेट खरीदी होंगी, कोई लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, रॉ मटेरियल कुछ ना कुछ खरीदा होगा, तो उसमें कुछ उसने उधार भी लिया होगा, उधार भी खरीदा होगा। तो यानी आपने उसने जो कैपिटल लगाई, उस कैपिटल से लास्ट में कितनी एसेट बनी और कितनी लायबिलिटीज बनी और आज उसकी कैपिटल कितनी है, ये भी आपका पता जो है वो करना चाहता है। ये भी एक उसका उद्देश्य है, नीड फॉर अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग इसलिए की जाती है। और दूसरा ये कि आपके सरकार जो है वो भी आप लोगों से टैक्स लेती है, तो उसमें आपका इनकम टैक्स है या जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जो मैंने आपको चैप्टर में करवाया था, ठीक है। तो वो जो है उसका भी आपको प्रूफ चाहिए, तो वो प्रूफ कौन देगा, तो नेचुरली वो प्रूफ भी जो है आपका अकाउंटिंग ही देगा। यानी आपका पहले तो मालिक चाहता है कि मुझे कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ, दूसरा मालिक चाहता है कि मेरी एसेट एंड लायबिलिटीज कितनी है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, तीसरा है कि सरकार को एज ए प्रूफ, गवर्नमेंट का एज ए प्रूफ चाहिए, तो वो जो उसका जवाब भी केवल और केवल आपका अकाउंटिंग ही दे सकता है। और हम कहते हैं कि आज के टाइम में जो है आपके डे टू डे आपकी जो इसकी संभावना है अकाउंटिंग की और ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि आपका क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ, एक माल आपने बनाया, उस माल की लागत कितनी आई और किस रेट में उसको बेचें, ठीक है। तो क्या हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते, क्या माल की प्राइस बढ़ा सकते हैं, हम नहीं बढ़ा सकते। तो यानी ऐसी कई प्रकार की चीज़ें और भी हैं जिनका जवाब केवल और केवल अकाउंटिंग ही दे सकता है, ठीक है। तो पहला आपका जो टॉपिक था वो था नीड फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग नीड क्यों है, क्योंकि बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट लॉस देखना चाहता है। नंबर 2, बिजनेसमैन जो है वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करना चाहता है। नंबर 3, बिजनेसमैन जो गवर्नमेंट का जीएसटी और जो इनकम टैक्स पे करता है उसका प्रूफ चाहता है। और नंबर 4, बिजनेसमैन जो है वो आने वाली जो नई नई प्रॉब्लम्स हैं अकाउंटिंग से जवाब लेना चाहता है। तो इन 4 रीजन्स को देखते हुए हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग की नीड है, इन चीज़ों के लिए उनकी नीड होती है। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। आपका जो है अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। तो अकाउंटिंग का मीनिंग की जो हम एक दो डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। तो आपका जो है एक डेफिनेशन बहुत ही अच्छी मेरे को जो लगी वो ये है आर.एन. एंथनी की, कि नियरली एवरी बिजनेस इंटरप्राइजेज हैज़ एन अकाउंटिंग सिस्टम। लगभग हर बिजनेस का एक अकाउंटिंग सिस्टम है, यानी अकाउंटिंग सिस्टम भी कई प्रकार के हैं। आपके अगर इंडिया में देखें तो डबल एंट्री सिस्टम जिससे हम अभी पढ़ रहे हैं ये है। आपका सिंगल एंट्री सिस्टम भी आएगा, आपकी बुक में ही है वो भी, ठीक है। आपका देसी तरीके का जो हमारे आड़ती लोग, महाजन लोग रखते हैं, वो भी एक हमारा तरीका है, ठीक है। इसी प्रकार से हर कंट्री के अंदर अपने अपने तरीके का अकाउंटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये कहता है कि लगभग हर बिजनेस ने अपना कोई ना कोई अकाउंटिंग सिस्टम रखा हुआ है। इट मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, यानी इसका मतलब क्या है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग in terms in monetary terms इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, ठीक है। यानी हम सीधे रूप में ये कहें कि मैं डेफिनेशन को लिख देता हूँ, काफ़ी अच्छी डेफिनेशन है। तो ये हुआ कि अकाउंटिंग मीन्स
Accounting means collecting, summarizing, analyzing, reporting, एनालाइज करना, रिपोर्टिंग करना, और रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म, इन मॉनेटरी टर्म्स के अंदर इन मॉनेटरी टर्म्स इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, इंफॉर्मेशंस अबाउट बिजनेस। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन में क्या इसने क्लियर बोला है कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है। अकाउंटिंग मीन्स कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स, इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। एंड अकाउंटिंग का मतलब है कलेक्टिंग होता है इकट्ठा करना, कलेक्टिंग का मतलब इकट्ठा करना। जब भी आप अकाउंट तैयार करते हैं तो आप इंफॉर्मेशंस लिखते हैं, यानी आप चाहे जनरल के अंदर उसकी एंट्री करते हैं, चाहे आप उसके सब्सिडी बुक में एंट्री करते हैं, चाहे उसके लेजर में पोस्टिंग डालते हैं, चाहे उसका ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, चाहे आप बैलेंस शीट बनाते हैं। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, यू आर कलेक्टिंग, उनको कलेक्ट करते हैं। समराइजिंग, उनको आप छोटे रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। आपका ट्रांजैक्शन कितना बड़ा था, आप वहाँ से खरीदने गए, क्या बातें हुई, कैसे कुछ हुआ, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, लास्ट में आपने माल खरीद लिया या माल बेच दिया, तो उसको एक ही लाइन में आपने लिखा कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश एंड समराइजिंग हो गया, या उसको जो है ट्रेडिंग अकाउंट में डाला है, पी एन अकाउंट में डाला, समराइजिंग हो गया। उसके बाद एनालाइजिंग, आप उनका विश्लेषण भी करते हैं। एनालाइजिंग का ये हुआ कि यू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने बाद में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, या कितनी क्या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है, वो भी आप एनालाइज करते हैं। रिपोर्टिंग, उनकी रिपोर्ट तैयार करते हैं कि इसमें इन मॉनेटरी टर्म्स ओनली, मॉनेटरी टर्म की रिपोर्टिंग करते हैं। यानी अगर वो मनी मेजरमेंट है तो ठीक है, मनी मेजरमेंट नहीं तो नहीं होगा। आगे कैरेक्टरिस्टिक्स में सारी चीज़ें आएंगी। इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस की इंफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, तो इसका नहीं है कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है। अकाउंटिंग का मतलब अगर आपसे कोई पूछे, अकाउंटिंग मीन्स कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स, तो ये आपका मीनिंग बनता अकाउंटिंग का। ठीक है, बाकी और भी इसमें डेफिनेशंस हैं, तो पर मुझे सबसे अच्छी डेफिनेशन ये लगी। एक आपका अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, उसकी एक डेफिनेशन है, बुक में देख के पढ़ रहा हूँ मैं। अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in significant manner in term of money transactions and event which are in part at least of financial character and interpreting results thereof। यानी कुल मिला के बात वही की वही है, कोई नई चीज़ नहीं, बस बातों को घुमाया है। इसने यहाँ पर कहा कि अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, कि अकाउंटिंग जो है वो एक आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है, यानी एक कला है रिकॉर्डिंग की, क्लासीफाइंग की और समराइजिंग की। वही चीज़ तो हमने यहाँ पर बोली थी। ठीक है, सिग्निफिकेंट मैनर में, विशेष तरीके से, इन मॉनेटरी टर्म, ये हमने मॉनेटरी टर्म ही बोला था। ठीक है, और कहते हैं कि ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, जो ट्रांजैक्शन इवेंट होते हैं उनको, और इन द विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, जो कि फाइनेंशियल करेक्टर के हैं। तो ये आपका जो है मीनिंग इसके अंदर जब दिया हुआ है आपके डेफिनेशंस के अंदर। ठीक है, तो ये आपकी जो भी चाहे डेफिनेशन याद करें या कुछ समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। अब अगला करें कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की करेक्टरिस्टिक्स आपकी कौन कौन सी, उसकी बातें करें। थर्ड पॉइंट आपके पास में है करेक्टरिस्टिक्स, CHARA, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग।
अकाउंटिंग की करेक्टरिस्टिक्स कौन सी? मैं अकाउंटेंसी वर्ड नहीं बोल रहा हूँ कि बुक के ऊपर देखो अकाउंटेंसी वर्ड है, मैं अकाउंटेंसी वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, अकाउंटिंग बोल रहा हूँ। तो अकाउंटिंग की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो मैंने अभी जो बोला था उसी के ऊपर बेस्ड है। पहला कहता है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो पहला है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। कि अकाउंटिंग जो है एक आर्ट है और उसके साथ साथ में एक साइंस भी है। अब आर्ट का मतलब क्या होता है? आर्ट का मतलब जो होता है कि आपका काम करने का कोई स्पेशल तरीका या किसी काम को स्पेशल तरीके से पूरा करना, वो आर्ट कहलाता है। ठीक है। जिस प्रकार से आपके घरों में सब्जी रोटी सभी के घरों में बनती हैं, और किसी की मदर या किसी की सिस्टर इतनी बढ़िया सब्जी बनाती है कि उनका मज़ा ही अलग होता है। हालांकि सब्जी में इंग्रेडिएंट सारे वही हैं, चीज़ें वही डाली जाती हैं, पर कई उस सब्जी को अलग तरीके से बनाते हैं। तो इसका नाम एक कला है। हम कहते हैं कि इसको सब्जी बनाने की कला है, या ये सब्जी रोटी बनाने की कला जानती है या जानता है। तो यानी आपका जो है किसी विशेष तरीके से किसी काम को करना, वो आपका आर्ट कहलाता है। तो आपका क्या अकाउंटिंग एक आर्ट है? हाँ, आर्ट है, क्योंकि अकाउंटिंग में आपका रिकॉर्डिंग करना, यानी उनको लिखना, उनको समराइज करना, ठीक है, उनको क्लासीफाई करना, और उनको बाद में फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट लॉस निकालना एक तरीका है, हर आदमी नहीं कर सकता। ठीक है। और इस तरीके से यानी हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग एक आर्ट है, क्योंकि आप उसमें जनरल में एंट्री करेंगे, लेजर में बनाएंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, फिर आप जब बैलेंस शीट बनाएंगे। तो एक विशेष तरीके से काम है, ये हर आदमी काम नहीं कर सकता, तो ये केवल अकाउंटिंग में ही हो सकता है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक आपकी आर्ट है। दूसरा कहता है एज वेल एज साइंस, ये साइंस भी है। अब साइंस में क्या होता है कि साइंस जो आपका होता है कि वेल बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, कि आपका जो है एक बॉडी ऑफ नॉलेज है। कि बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब साइंस पढ़ाई जाती है, उसके फार्मूले होते हैं, उसके मेथड होते हैं। तो आपके अकाउंटिंग है, उसमें भी इसी प्रकार के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं, वैसे के प्रिंसिपल्स हैं, और उन प्रिंसिपल के आधार पर ये चलती है जैसे साइंस चलती है। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो है ये एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। ठीक है जी। दूसरा, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ओनली। आपके इसमें जो है केवल और केवल जो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इसके अंदर हम नोट करेंगे, यानी कि इसमें जो फाइनेंशियल नेचर के हैं केवल उन्हीं को हम इसके अंदर नोट करेंगे, बाकी चीज़ों को हम रिपोर्ट नहीं करेंगे। जैसे कि आपके दो मैनेजर हैं, एक आपका प्रोडक्शन मैनेजर है, एक आपका सेल्स मैनेजर है। अब उन दोनों में से एक जो है वो इस्तीफ़ा दे जाता है, ठीक है, तो इस्तीफे की कोई एंट्री नहीं होगी। अगर आपके वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी और आपको लॉस हो गया, तो स्ट्राइक की कोई एंट्री नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर आपका फाइनेंशियल नेचर ही होगा तो ही उसकी एंट्री होगी, यानी आपस की बातें कर रही थी, कोई एंट्रीज नहीं हो सकती है। ठीक है जी। तो यानी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी, फाइनेंशियल होना चाहिए, और मनी का मतलब जिसका मनी मेजरमेंट होना चाहिए। ठीक है। और ये है मनी रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी। रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी। आपके जो ये फाइनेंशियल नेचर के होने चाहिए, पर फाइनेंशियल नेचर का होने के बाद में अमाउंट भी होना चाहिए उसके साथ में। अगर अमाउंट नहीं है तो उसकी एंट्री आपकी नहीं होगी। कि फॉर एग्जांपल, इफ़ यू परचेज 20 चेयर्स एंड 10 टेबल्स, तो नेचुरली आपका जो है वो फाइनेंशियल नेचर का तो है कि आपने जो चेयर और टेबल्स खरीदी हैं, पर आपने उसमें कोई अमाउंट स्पेसिफाई नहीं किया कि व्हाट अमाउंट ऑफ दैट, उन चेयर और टेबल का क्या अमाउंट है, तो हम उसकी एंट्री नहीं कर सकते।
अगर वो अमाउंट दे दे तो फिर हम उसकी एंट्री कर लेंगे। तो यानी आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है और ट्रांजेक्शन होना चाहिए, बातें नहीं होनी चाहिए, बातों की एंट्री नहीं होगी। दूसरा इसमें ट्रांजेक्शन होगा, फाइनेंशियल तो है ही, पर मनी के अंदर भी उसका होना चाहिए, वरना तो नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग, क्लासीफाई का मतलब है बांटना। बांटना जो है यानी आपके काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को आप अलग अलग रूप से बांटेंगे उनको। तो उनको बांटेंगे तो एक लेजर बनाएंगे। लेजर के अंदर जो है हम वेजेज अकाउंट, सैलरी अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, इस प्रकार हम अकाउंट उसमें बनाते हैं। ठीक है। तो इसलिए आपका जो क्लासीफाई करना भी आपकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके अकाउंटिंग की, क्योंकि क्लासीफाई के बगैर भी जो है आपका अकाउंटिंग नहीं कहलाएगी। क्लासीफाई हम आगे बताएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, बेस एंड प्रोसेस एंड बेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस में बताया था ना, पहले आइडेंटिफिकेशन हो गया था, फिर उसके बाद में प्रिपरेशन वोचर हो गया था, फिर उसके बाद में रिकॉर्डिंग इन जर्नल हो गया था, फिर उसके बाद में पोस्टिंग इन लेजर हो गया था, क्लासीफाइंग हो गया था। तो लेजर को हम क्लासीफाइंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज समराइजिंग, लास्ट इज समराइजिंग। समराइजिंग करना जो है ये भी इसकी नेक्स्ट आपकी करेक्टरिस्टिक्स है कि आपका जो है, क्योंकि ये समराइजिंग जो एक आर्ट है कि आप किसी डेटा को छोटे छोटा किस प्रकार से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो आपका समराइजिंग कहलाता है। तो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, हम उसके ट्रायल बैलेंस के बाद में हम बनाते हैं जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है। तो आज हम इसमें 5 कर लेते हैं, कल आपके 2 रहते हैं, तो कल इसमें एक अकाउंटिंग साइकिल आता है जो बड़ा है, वो हम करेंगे, और फिर इन 4 चीज़ों को रिवाइज करके नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे, क्योंकि आपका जो है क्लास का टाइम शायद नज़दीक हो गया है। तो अभी जो आज हम इतना ही, और होमवर्क जो है अभी सिमरन बामन ने भेजा मेरे पास में, मैंने उसको चेक तो नहीं किया पर उसका रिसीव किया मैंने। तो आप भी अपना होमवर्क जो जरूर मेरे पास में करके भेजिए। ठीक है जी। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थोड़ी देर बाद में कल फिर मिलेंगे, थोड़ी देर बाद क्या